तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो मेनली ये हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें मेनली पॉडकास्ट आएगी, जिसके थ्रू आपको मेनली जो भी लोग आएंगे उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनके स्ट्रगल्स के बारे में पता चलेगा। और मुझसे यही आशा है मेरी कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगेगा सीरीज। तो आज हमारे सीरीज का शुरुआत करने जा रहे हैं नीरज कुमार। तो मिलिए नीरज से। नमस्ते अभिनय, धन्यवाद मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, आपका धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया हमें। तो सारे व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे कि अब चलिए नीरज के जर्नी पे प्रकाश डालते हैं और उनसे उनके स्ट्रगल्स, जितनी मेहनत उनकी चली, सारे के बारे में जानते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे एक बच्चा गांव से एकदम निम्न स्तर से उठ के आज एनआईटी सिलचर में पढ़ रहा है और क्या क्या स्ट्रगल्स थी उसकी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नीरज, शुरू करते हैं तुम्हारा बेसिक, मतलब तुम्हारे बारे में जान के कि तुम कहाँ पले बड़े, क्या मतलब क्या माहौल था तुम्हारे गांव का। गांव के बारे में बताना चाहो तो बताओ। भाई हम अभिनय भाई हम बिहार के छोटा सा गांव हरैया कोला में पैदा हुए थे। वहाँ से मेरा प्राथमिक 5वीं क्लास तक विद्यालय हुआ। प्राथमिक छोटा सा गांव में जो छोटा सा स्कूल रहता सरकारी, वहाँ तक पढ़े। वहाँ तक पढ़ने के बाद हम लोग 2011 के मतलब करीब हम लोग फिर रजौली अनुमंडल में शिफ्ट हो गए, मतलब आगे की स्टडी के लिए, फर्दर स्टडी के लिए। तो क्या ऐसा करा था कि गांव से तुमको शहर में आना पड़ा? कुछ मतलब क्या, मतलब वहाँ गांव पे में वैसा रिसोर्सेज नहीं थी कि क्या, कुछ कमी क्या? गांव में वैसा माहौल नहीं था कोई, मतलब बहुत दूर दूर तक स्कूल नहीं था। सरकारी स्कूल सिर्फ रहता था वहाँ। उसके बाद स्कूल जो रहता था वो रजौली में ही शिफ्ट रहता था। जो सब प्राइवेट स्कूल रहता था सब रजौली में ही रहता था। तो रजौली में हम लोग पापा वापा ज़मीन लिए थे तो वहीं शिफ्ट हो गए रजौली में। तो वहीं घर वर 2012 में बना, 2012 में हम लोग वहीं से पढ़ाई स्टार्ट कर दिए। तो एक आगे मुद्दा फिर रहता है, आगे जैसे ठीक है, बिहार में जो चल रहा है, ठीक है, कि सरकारी स्कूलों का हाल क्या है। वो हम लोग अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ते हैं, सब चीज़ पढ़ते हैं। बच्चे जानना चाहते हैं कि हाँ, बिहार में सरकारी स्कूल का मतलब क्या करेंट सिचुएशन चल रहा है। जो सब उस पर नहीं देते हैं भाई, पॉलिटिशियंस हो गए, जितने हो गए, उस पर उतना फोकस नहीं चला। तुम वहाँ से पढ़े हुए हो, तुम्हें पता है कि कैसा चल रहा है। तो तुम बताओ उसके बारे में कि लोग जान सके, जागरूक हो और सरकार इस पर कुछ वर्क कर सके। सरकारी स्कूल में देखिए मेजर टीचर पे डिफेक्ट पड़ता है। हम लोग के पुराने समय में एक टीचर थे, बढ़िया टीचर थे। वो हम लोग को पढ़ाते थे, अच्छा पढ़ाते थे। जब उनका रिटायरमेंट हो गया तो मतलब वो चले गए बैंक में, उनका पोस्ट हो जॉब लग गया। तो चलने के बाद वो जैसे हो गया ना कि स्कूल आता था सब बच्चा पढ़ता था नहीं, टीचर आराम से बैठे हुए हैं, बस खाना पीना जैसे तैसे। फिर उसके बाद छुट्टी हो जाता था, बस फर्दर स्टडी नहीं करता था, सब आता था बैठता था, टीचर चले जाता था। तो ऐसा माहौल था वहाँ का, घर गाँव का। तो आप गांव से फिर शहर आए। हाँ। तो शहर में फिर क्या माहौल बना, कैसा चला आपका एजुकेशन, फिर क्या हुआ आपका वो बताइए। शहर में हम लोग आए थे फिफ्थ से स्टार्ट किए प्राइवेट स्कूल में पढ़ना। फिफ्थ से टेंथ स्टैंडर्ड तक प्राइवेट स्कूल में पढ़े हम लोग। उसके बाद मतलब बिहार बोर्ड में मूव ऑन कर गए फर्दर स्टडी के लिए 11th-12th। तो आपने 10th तक बिहार बोर्ड से पढ़ा है? नहीं, सीबीएसई। सीबीएसई, मतलब क्लास 10 सीबीएसई से दिया है? सीबीएसई। और क्लास 10 सीबीएसई दे दिया है। तो एक पर्सनल सवाल है, ठीक है, आप अगर चाहें तो शेयर कीजिए। बच्चे भी मोटिवेटेड फील करेंगे उसको जानने के बाद कि हाँ सर, भैया ये है, तो कहाँ से कहाँ तक है। तो आप अगर मतलब बताना चाहें तो बताइए, 10th में आपके कितने परसेंटेज आए थे? मेरा 78% बनी थी। 78% हाँ। था। उसके बाद मतलब अगर एवरेज बच्चे को अगर उतना कम नंबर आ रहा है, ठीक है, तो बच्चा डिप्रेस फील करेगा। वो फिर सोचेगा मेरा ऐसा स्कोप नहीं है, हम कुछ और ले लेते हैं। ऐसे मतलब एक कॉमन चलता है कि भाई अगर तेरा इतना आ रहा है तो साइंस मत ले, कुछ और ले ले, कोई और स्ट्रीम पे चले जा। तो तुमको क्या मतलब मोटिवेट किया कि तू चल साइंस स्ट्रीम लेते हैं, फिर आगे जाते हैं, क्या मेरे था वो? मेरे को थोड़ा इंजीनियर का जो होता है ना कि सब भूत सवार हो जाना। मेरे 8 से थोड़ा 9 से सवार हुआ था इंजीनियर पर, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि इंजीनियर किस तरह से, चाहे कैसे बनता है, कि कौन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। क्या हम लोग गांव से आए थे, हम लोग को ऐसा पता नहीं था, माहौल नहीं मिला था कि हम लोग इंजीनियर के बारे में पता चले। हम लोग को 11th 10th में पता चल 9th में पता चला था कि हाँ सर बताए थे, जब स्कूल जाते थे प्राइवेट स्कूल तब बताए थे कि हाँ इंजीनियर नाम के इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होता है। उस टाइम से इंजीनियरिंग का थोड़ा आया था। ओह, तो फिर 10th के बाद आपका मतलब क्या था रोड मैप, कैसे आप 10th के बाद क्या चला, 11 12 में क्या क्या किए, कहाँ टेंथ गए, 2000 कौन से कॉलेज में लिए, या जो भी यूनिवर्सिटी में गए? 10th जब एग्ज़ाम क्वालिफाई मतलब 78% आ गया, रिजल्ट आ गया। उसके बाद हम बिहार बोर्ड में शिफ्ट हो गए, सीबीएसई से बिहार बोर्ड। 11 12 बिहार बोर्ड से किए। और उसके बीच दौरान तो मतलब पहले माहौल बना था पापा के द्वारा कि चल भेज दिया जाएगा, कोटा भेज दिया जाएगा एलएन में, चाहे कहीं एडमिशन कराने के लिए, इंजीनियरिंग के लिए। तो उस टाइम तो कोरोना आ गया था। तो कोरोना आ गया था तो मामा दूर के रिश्तेदार लगते हैं,
तो बताए थे कि चलो पटना में एगो कोचिंग है, इंजीनियरिंग करवाता है आईआईटी, तो मेंटर्स में एडमिशन ले लो। तो उस दौरान सर एक दिन के लिए हम पटना गए थे, वहाँ एडमिशन लिए थे। तो वहाँ एडमिशन लेने लिए उसके बाद आ गए हैं, ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हम घर पे ही रजौली में। तो ऑनलाइन में शिफ्ट हुए तो वहाँ पर थोड़ा नेटवर्क इशू भी होता था, कुछ नेट के ज़्यादा मतलब नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा होता था। तो छत पे जा के थोड़ा लेक्चर कंप्लीट करते थे, कुछ लेक्चर मिस होता था। तो ऑनलाइन में कुछ वैसा कोई मतलब होता है पीछे से पुश नहीं करने वाला था, नहीं कुछ सीपो लेक्चर भेजता था, हम लोग पढ़ते नहीं, हम लोग को कुछ स्ट्रेटजी भी नहीं पता था कि हाँ इस तरह से इससे पढ़ा जाता है, इस तरह का टफनेस होता है एग्ज़ाम में, इस तरह से अगर आप नहीं करेंगे तो डिप्रेस फील करेंगे, वैसा कुछ माहौल नहीं मिला था उस टाइम। तो हम लोग छत पे मम्मी बताती थोड़ा बहुत, तो वही पढ़ते उड़ते थे। और उसके बाद कोरोना में इसी चला, कोरोना पूरा ख़त्म हुआ तो फिर हम जा कर के 2021 के जनवरी में हम लोग शिफ्ट हुए थे जाके पटना, हॉस्टल में रहे थे वहाँ। तो उसके बाद वहाँ से स्टार्ट हुआ था जेई प्रिपरेशन की जर्नी। तो मेनली आपका ये जो कन्वर्सेशन चला थी, तो उससे मेरे को 2-3 चीज़ें मिली। जैसे पहला कि आपका मेन प्रिपरेशन में गाइडेंस की कमी थी। हाँ। दूसरा, आपके कहीं ना कहीं फैमिली का जो भी मतलब आर्थिक हालात थे वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और तीसरा था कि आपका जो भी है इन्वायरमेंट है वो भी आपको पोस्ट कर रहा था। तो उसके बारे में बताइए, अपने फैमिली के आर्थिक हालात के बारे में बताइए, और क्या था अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, मतलब क्या क्या दिक्कतें आई आपको उस फेज़ में, जब कोरोना भी चल रहा है, उससे भी डर लग रहा है, लोग डर रहे हैं, उसमें पढ़ाई करना है, पढ़ाई नहीं हो पा रही क्योंकि बहुत सारे रीजन्स है। तो उसके बारे में एकदम डिटेल में बताइए हमारे व्यूअर्स को, उन्हें समझ में आना चाहिए हाँ भाई क्या क्या मेन दिक्कतें आती। जैसे कि हम पहले बोले कि थोड़ा इंजीनियर का लाइन में जाना था हमको, तो थोड़ा घर जज्बा था कि थोड़ा इंजीनियर ही बनेंगे। और घर वालों ने पुश किया, तो मतलब ऐसा स्थिति था घर का, पापा उपा बैठे हुए थे, तो थोड़ा यही लगा था कि कहीं ना हमको तो कुछ करना ही है, तो इसीलिए यही लाइन में चूज किए थे घर पे। हाँ, मतलब वही कि अपने अपनों के लिए कुछ कर दिखाना कि हाँ हाँ। उनके लिए उन्होंने हमारे लिए मेहनत किया है, हमारे लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम भी कुछ करें, हमें उनको कुछ दे। मतलब कि उनको मतलब ये नहीं फील कराए कि हाँ कि हम कोई काम के नहीं, मतलब हम उनको मतलब उनकी नज़र पे खड़े उतरे। हाँ। बेसिक यही था तुम्हारा मतलब मेन मोटिवेशन। तो यहाँ पे मेनली ड्रॉपर्स कहा जाता है, ठीक है, जो अंतिम जो फिर से तैयारी कर रहे हैं, तो जो 1 साल का वो जो लंबा सा जो मिलता है टाइम, उसमें बहुत पढ़ना ही पड़ता है। वो भले लंबा ना लगे, वो थोड़ा ज़्यादा उसको एग्जेगरेट कर दी, भले लंबा ना लगे लेकिन वो फील होता है ना। तुम कहीं पे फील नहीं कर पाते, तुमको लगता है कि कभी गिर गए हैं, कभी कुछ हो गया, कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला। तो तुमको अगर मान वो थॉट्स आ रहे हैं तो कैसे टैकल करते थे? क्योंकि आप बिलोंग करते हैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, जहाँ पर रिसोर्सेज की भी कमी है। आप देख रहे हो कहीं कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो बीच में कहीं छोड़ने का ही मन करता है, छोड़ देते हैं, लग जाते हैं कुछ करने। तो उसके बारे में बताइए। नहीं, घर ड्रॉप ईयर में हम घर गए थे, तो घर में एक रूम इन्वाइटर लग गया था, तो वहाँ पर एक रूम ले लिए, उसमें बगल वाले रूम में लिए थे, वहाँ से स्टार्ट किए थे। तो घर से कोई एकदम कट रहते थे, क्या घर का ऑलरेडी सिचुएशन ख़राब था, अगर घर में अगर और इन्वॉल्व रहेंगे तो मतलब थोड़ा होता है कि कच ये होता है कि थोड़ा घर में इंटरेक्टिव करने के बाद थोड़ा इमोशनल और हाँ, हो मतलब जाते हैं। मम्मी पापा बोल देते कि हाँ इसमें पे ध्यान नहीं देना, हाँ। पढ़ाई पे ध्यान दो, तुमको हम अपने से कुछ कर रहे हैं, हम अपने से ला के तुमको खिलाएंगे, सब चीज़ मेंटेन करके रखेंगे, मतलब यही था ना हाँ, बस। एकदम रूम में रह करके घर से कट आउट हो गए थे, ताकि वैसा इमोशनल वाला फील नहीं आवे, ताकि पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं हो गए। तो घर में रूम में हो गए थे, खाना मम्मी या भाई छोटा भाई पहुंचा देता था, तो वहीं से पढ़ते थे वैसे ही। मतलब खाना आता था, बाहर जल्दी जाते थे, खाना मतलब खा करके प्लेट रख देते थे, फिर अंदर आ जाते थे। मतलब बाहर दुनिया से कट आउट थे, मतलब 5 महीना 6 महीना उस टाइम ड्रॉप ईयर टाइम। तो आपने ड्रॉप ईयर लिया, तो फिर ड्रॉप ईयर खत्म, अब एग्ज़ाम की बारी आ गई। तो बताइए जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या रहा आपका स्कोर, कैसा गया, क्या मतलब कैसा स्कोर था, कैसा आप वहाँ से निकलने के बाद क्या रिस्पॉन्स था आपका? अब जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट था, उससे 5 दिन पहले हम मॉक टेस्ट दिए थे, उसमें मेरा करीब करीब 145 मार्क्स बना था। तो उसके कारण बहुत डिप्रेस फील कर गए थे, और मुझसे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, वही अगला ईयर में ड्रॉप ईयर में भी हमसे नहीं हो पाएगा। तो हम 4 दिन 5 दिन पर हम पढ़ाई ही छोड़ दिए थे, बिल्कुल छोड़ दिए थे। मम्मी को जा कर के बोलते थे कि मम्मी हमसे नहीं होगा, पापा को बोलते थे हमसे नहीं होगा, हम पहले देख चुके थे ऐसा सिचुएशन। तो वही उस टाइम बहुत डिप्रेस फील किए थे। लेकिन मम्मी हौसला उस टाइम दी थी कि जाओ देख लो एग्ज़ाम कैसा जाएगा, देख लो हो जाएगा, नहीं होगा क्या दिक्कत है, ले लियो अगला बार एडमिशन कहीं ना कहीं।
तो वो एग्ज़ाम का जब डेट अलॉट हुआ तो मेरा डेट पड़ा था 24 जनवरी को, शायद 24 जनवरी। पहला दिन। हाँ, पहला दिन। और वहाँ मेरे को भेजा था, मतलब 4 जो होता है ना फिल करने वाला, मतलब 4 को जो फिल करना सीटी, उसके पचमा भेज दिया था। तो ऐसा जगह भेजा था कि कहाँ कोई रिलेटिव भी नहीं थे। तो हम लोग, मेरे को उस टाइम एक दोस्त धोखा दिया था, बुला लिया था कि भाई आ जाइयो, मेरे जगह जहाँ वो रुका था वहीं रुक जाइयो। तो हम उस टाइम चले गए थे, और उस टाइम वहाँ गए थे। तो उसके बाद उसका जो मकान मालिक रहता वो कहा कि हम नहीं रुकने देंगे। तो हम बाहर चले गए थे, तो दोस्त भी छोड़ के चला गया था, बोल रहा था कि अस्पताल में रुक जाइयो। अरे तो जा कर के मेरे को 12 बजे जा कर के एगो रूम मिला, लॉज जैसा। वहाँ पे सोने का प्रयास किए तो देख रहे कि 3 बंदा 4 बंदा टीवी देख रहा है। तो हम जा कर के करीब ऐसे ही चला, हम थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे, ऐसे ही कुछ सोए हुए थे, सोच रहे थे नींद आ जाए, पढ़ते पढ़ते वैसे ही सो जाएंगे। तो मेरे को करीब करीब नींद आया था जा कर के 4:30 बजे करीब। और हम फिर उठ गए थे 6:30 बजे, मतलब 2 ही घंटा नींद सोए थे। उसके बाद हम जा कर के, मेरा बगल में ही सेंटर था, तो वहीं जा कर के सेंटर पे एग्ज़ाम देने बैठे। तो उस टाइम मेरे को लग रहा था, उस टाइम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, तो बन ही रहा था कुछ कुछ क्वेश्चन। उस टाइम तो नींद भी आ रहा था, तो मेरे को मैथ अटेम्प्ट ही नहीं हुआ था। मैथ मात्र 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे शायद, क्या कैलकुलेशन हो ही नहीं पा रहा था नींद के कारण। तो वही अटेम्प्ट किए, तो मेरा का फाइनल मार्क्स मेरे को जा कर के बना था 137 मार्क्स। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में करीब 137 मार्क्स बन रहा था, 95 पॉइंट कुछ परसेंटाइल बन रहा था उस टाइम। और फिर जे मेंस सेकंड अटेम्प्ट का क्या हाल था आपका? जेई मीन्स फर्स्ट से सेकेंड अटेम्प्ट में हम उतना मतलब प्रिपरेशन भी नहीं किए थे, एडवांस के लिए थोड़ा फोकस हो गए थे। तो एडवांस के लिए फोकस किए थे। जेई मीन्स में मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में 94.82 परसेंटाइल कुछ बना था समथिंग। मतलब क्या कुछ कारण था कि आप सेकेंड अटेम्प्ट में अगर चाहते तो अच्छा करके कुछ बेहतर एनआईटी को भी सोच सकते थे एज अ बैकअप कि हाँ कुछ अच्छा परसेंटाइल आएगा तो कुछ अच्छे एनआईटी में कुछ अच्छा ब्रांच मिल सकता है। अगर बाई चांस मानिए कुछ कारण से अगर जे एडवांस कुछ ना अच्छा मतलब कॉलेज ना मिल सके तो 95 पॉइंट परसेंटाइल आया था कुछ। तो मामू बोले थे कि चलो मेंस तो हो ही गया, अच्छा एनआईटी तो कहीं कहीं मिल ही जाएगा, चलो तुम एडवांस का फोकस करो। एडवांस के लिए करीब 4 महीना बचा हुआ है, फोकस करो उस टाइम। तो वो एडवांस के लिए फोकस करने लग गए, तो फोकस किए थे उस टाइम। तो मेंस थोड़ा छूट गया था, इसके लिए 94 पॉइंट कुछ परसेंटाइल बना। तो क्या आपका मतलब पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या था जो आपको लगता है कि हाँ शायद हम यहाँ पे सही कर लेते तो मेरा और नंबर बढ़ सकता, तो मतलब जिससे हमारे व्यूअर्स को पता चलता कि हाँ कि क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए? पेपर मतलब सेकेंड अटेम्प्ट में पेपर अटेम्प्टिंग स्टडी में हम क्या किए थे, मतलब उल्टा करने लग गए, सोचने लग गए थे। पहले हम मैथ्स करने लग गए थे। पहले हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करते थे, केमिस्ट्री फिर फिजिक्स फिर मैथ। इस बार मैथ्स फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स क्या किए। इसके चलते मैथ्स में ठीक परसेंटाइल उठ गया, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री जो मेरा स्ट्रॉन्ग था उसमें थोड़ा लो परसेंटाइल उठ गया। मतलब ये बोलना चाहते हैं कि आपका जो बेसिक नेचर है, हाँ, बेसिक जो आप करते शुरुआत से करते आ रहे हो उसी पे स्टिक रहिए। ठीक रहना चाहिए। तो फिर चलिए जेएमएस 1 फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट खत्म हो गया। अब मेन जो मेन परीक्षा होती है जिसके लिए लोग तैयारी करते हैं 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं, एडवांस, वो कैसा रहा उसका पूरा जर्नी? एडवांस क्या बताइए क्या हुआ था? एडवांस में 2 महीना का टाइम उस टाइम ड्यूरेशन में मिला था। तो उस टाइम सेकंड अटेम्प्ट के बाद? हाँ, सेकेंड अटेम्प्ट के बाद 2 महीना का टाइम मिला था। तो उस टाइम थोड़ा कुछ मतलब फैमिली इशू है, उस टाइम हो गई, एरेज हो गई थे राइज। तो उस टाइम हम थोड़ा मतलब डेविएट हो गए थे उस टाइम, इसलिए एडवांस का फोकस नहीं कर पाए थे थोड़ा सही से, मतलब मेंटली हेल्थ से सही नहीं था उस टाइम। तो थोड़ा एडवांस पे फोकस नहीं किया, इसके थोड़ा मतलब रैंक बना लेकिन कम बना थोड़ा। मतलब कुछ ऐसे कारण हो गए जिसपे आप मतलब उस पर फोकस नहीं कर पाए, ये जो भी है वो तो आपका पर्सनल है, जो हम उसको तो नहीं पूछना चाहेंगे। तो यहाँ तक जर्नी, फिर काउंसलिंग का अपना बताइए क्या रहा? काउंसलिंग का स्टेज मतलब स्मूथ चला कि क्या, कि कुछ दिक्कतें, वहाँ भी कुछ दिक्कतें आ गई क्या? जोसा में भी मेरे को गड़बड़ी हो गई थी, मतलब सही गाइडेंस नहीं मिला था, तो मतलब कुछ भी भर दिए थे उस टाइम। मतलब उतना पता भी नहीं था क्या, पिछला बार में तो हम पाए मतलब कटअप पार ही नहीं कर पाए थे, तो जोसा फील भी नहीं किए थे। तो इस टाइम मेरे को मतलब अलॉट हो गया बीआईटी मिश्रा, और जिसका मतलब ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा है, मतलब जो हम लोग का एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और फिर उसके बाद हम मेरे को अलॉट हो गया एनआईटी मणिपुर, तो जो कि बहुत दूर एनआईटी था, मतलब अच्छा भी एनआईटी नहीं था। तो उसके चलते फिर मेरा जोसा सही नहीं गया, वैसी अलॉटमेंट होते रहे चला गया वो। फिर मेरे को जाकर इस चीज़ से फर्स्ट राउंड में मेरे को ये कॉलेज मिला एनआईटी सिलचर सिविल डिपार्टमेंट। सिविल डिपार्टमेंट। तो आपके जीवन में हर स्टेज पे कुछ ना कुछ कठिनाई स्ट्रगल्स आई। तो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेनली जो आपकी लाइफ से मतलब कि
क्या मतलब अपने ज़िंदगी में किसको मानते हैं कि आप अभी यहाँ पे हैं, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि NIT IIT में आए, तो किसको मानते हैं कि आपके जीवन में मेन रोल प्ले किया, और क्या इंस्टेंसेस थे जो आपको यहाँ तक लेके आए हैं, जिसका आप मेन हवाला देना चाहेंगे? मम्मी पापा का सपोर्ट और मामू का एक्सपीरियंस देख के, उनका कष्ट देख करके मतलब थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला है कि मामू भी इस स्थिति में, मामू भी ऐसा स्थिति से गुजर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन मिला है मामू को देख करके कि नहीं यार कुछ तो करना है, तो वही थोड़ा सा मिला है। मतलब यही सब व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे कि कितने भी कठिनाई हो, कितना भी स्ट्रगल हो, हार नहीं मानना है, क्या है कि नहीं? हाँ। हार नहीं मानना है कभी भी, लगे रहना है, लगे रहना है, जब तक नहीं हो लगे रहो भाई। क्योंकि अगर कोई बच्चा इतना कम स्थिति, मतलब इतना न्यून स्थिति में उठ के आ सकता है, तो कोई भी आ सकता है कि नहीं? हाँ, तो धन्यवाद नीरज हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए, और इस पॉडकास्ट को इतना अच्छा और बेहतरीन बनाने के लिए, और अपना जितना भी आपने लाइफ वैल्यूज, जितना भी अपना स्ट्रगल जो भी बताया, तो आशा करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा हो, और इसके लिए हम आपका धन्यवाद भी करते हैं कि आपने अपना समय हमें दिया। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा हो। तो कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए आप 1-2 लाइन भी बोल देंगे तो अच्छा लगेगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो की मदद से आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी, आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला होगा। कठिनाइयाँ आते रहेगी जाते रहेगी, आपको बस उस कठिनाइयों से टैकल करना है, बस यही करना है, आपको कठिनाइयाँ कुछ नहीं कर सकती है। धन्यवाद।